हेलो दोस्तों। इसके पहले की क्लास में 103 क्वेश्चन तक हो गया था विधि शास्त्र का। अब विधि शास्त्र का 104 से आज क्वेश्चन किया जाएगा। 3 लेक्चर में मैं इसे ख़त्म करूँगा। पहले लेक्चर में 103 तक मैंने ख़त्म कर दिया था। दूसरे लेक्चर में अब 104 से शुरू करता हूँ। तो फिर क्या कहता है, मेन के अनुसार विधि निम्नलिखित विकासों के चरणों, मतलब विकास किसके, विधि का विकास का क्या क्रमबद्ध है। तो देखो इसमें क्या होता है, शासक द्वारा दैवीय प्रेरणाओं से बनाई गई विधि। तो सबसे पहले क्या होगा, दैवीय जो देवता द्वारा प्राप्त है उसके द्वारा बनाई, तो सबसे पहले ये हो जाएगा। फिर अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर दैवीय, उसके बाद कुछ रूढ़ियाँ हुई, तो दूसरा क्या हो जाएगा, रूढ़ियाँ हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, रूढ़ियों के बाद पुजारी। अब जब रूढ़ियाँ हो गए तो पुजारियों के पास आ गया था, पोप या उनके पास आ गया था, तो ये हो जाएगा पुजारियों के पास विधि का ज्ञान हो गया था। फिर उसके बाद चौथा आया संहिताकरण। तो इसमें कहाँ है, दिया है दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा ये है, बी ऑप्शन सही है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील समाज अब हैसियत से संविदा की ओर गतिमान है। ये किसने कहा था, ये मेन महोदय ने कहा था। किसने कहा था, मेन महोदय ने कहा था, हेनरी मेन महोदय ने क्या कहा था, प्रगतिशील समाज अब क्या, हैसियत से संविदा की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हैसियत से संविदा की ओर, हैसियत से संविदा की ओर, ये याद कर लेना, गतिमान है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, कुछ समाजों में समुदायों का विशिष्ट लक्षण है कि वे विधि, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ देखो 106वां क्वेश्चन है, कौन सा है, कुछ समाजों में और समुदायों का विशिष्ट लक्षण है कि वे विधि का विकास परिकल्पना, साम्य तथा विधायन के माध्यम से करते हैं। यह कथन संबंधित है किससे, आदिम समाज से, स्थिर समाज से, प्रगतिशील समाज से, गतिशील। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि विधि का विकास परिकल्पना करते हैं, साम्य को शामिल करते हैं, विधायन को। तो आदिम समाज में तो ये सब हो नहीं सकता, स्थिर समाज में भी नहीं होगा, क्योंकि भाई नए नए चीज आते। गतिशील समाज में हो ही नहीं, प्रगतिशील समाजों में हो सकेगा। तो प्रगतिशील समाज इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा, प्रगतिशील समाज में। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, प्रगतिशील समाजों का संचालन अब तक प्रायस्थिति मतलब हैसियत से संविदा की ओर हुआ। यह कथन किसका है, अभी ये पढ़ चुके, हेनरी मैन का है, ये पढ़ चुका गया है। अब आ जाओ ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है ग्रोसियस क्या है, ग्रोसियस का कौन सी किताब थी, डी जूरे वेली पेरिस थी, ये किताब थी ग्रोसियस की। और जेटिलियस क्या थे, नैसर्गिक विधि का था। ऑस्टिन क्या था, प्रतिस्थापित नैतिकता का था। और विक्टोरिया क्या था, अधिरचनावादी शाखा का पूर्ववर्ती था। तो ये देखो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा, यानी कि ये मिल जाएगा तुम्हारा चौथा, पहला, दूसरे का पहला, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो हालैंड के विद्वेता हुगो ग्रेसियस की पुस्तक, देखो ये सब वही बता दिए, तो ये रट लेना। हाँ इसकी ग्रोसियस की पुस्तक का क्या नाम है, डी जूरे बेली या पेसिस, ठीक है। ये खूब पूछता किताब, ये किताब इंपॉर्टेंट है, पेसिस वाली, डी जूरे बेली एक पेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है, डी जूरे वाला किताब जानी गए किसका था, ग्रोसियस का। समाजशास्त्री स्कूल कार्यों की प्रक्रिया थी, समाजशास्त्री स्कूल कार्य की प्रतिक्रिया थी। ये क्या, तथ्य के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है, प्रमाणवाद के विरुद्ध है, यथार्थ। तो समाजशास्त्री स्कूल
किस कार्य की प्रतिक्रिया थी? प्रमाणवाद के उस पे के विरुद्ध आया था। समाजशास्त्री विरुद्ध की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रमाणवाद के विरुद्ध। अब इसको पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट। विधिशास्त्र का समाजशास्त्रीय स्कूल विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। किसके? समाजशास्त्री जो था वो विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद के विरुद्ध प्रक्रिया थी। समाजशास्त्री स्कूल में विधि के व्यवहारिक या क्रियात्मक स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। तो समाजशास्त्री स्कूल में ये भी सब अंडरलाइन कर लो। समाजशास्त्री स्कूल पे किस पे? व्यवहारिक और क्रियात्मक उस पे बल दिया गया है। व्यवहारिक और क्रियात्मक पे स्वरूप पे अधिक बल दिया गया है। तथा विधि को सामाजिक प्रगति का साधन माना है। तो क्या क्या माना? साधन। कौन मानता है विधि को? विधि को साधन समाजशास्त्रीय स्कूल मानते हैं। ठीक है। समाजशास्त्रीय विचारधारा में विधि शास्त्र को रास्कोपाउंड आ गया। समाजशास्त्री विधिशास्त्री कौन? रास्कोपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्री सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत रास्कोपाउंड का खूब पूछता है एग्जाम में। तो समाजशास्त्री अभियंत्रण। सोशल इंजीनियरिंग किसका सिद्धांत है? रास्कोपाउंड का सिद्धांत है सोशल इंजीनियरिंग। अब आप सोशल इंजीनियरिंग से याद कर लेना, नहीं याद होगा तो फिर आ जाओ। संविधिक व्यापक अर्थों में सर्वाधिक व्यापक अर्थों में विधि सामाजिक दशाओं का यौगिक स्वरूप है, जिसे बाह्य व्यवस्था के माध्यम से राज्य की शक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये किसने कहा था? ये तुम्हारा ए बी किसका? क्या कहता? सर्वाधिक व्यापक अर्थों में विधि सामाजिक दशाओं। जैसे सामाजिक आ जाएगा तो समाजशास्त्रीय विचारधारा हो जाएगी। क्या कहता है? सामाजिक दशाओं का यौगिक स्वरूप है। तो जैसे सामाजिक दशाओं का यौगिक स्वरूप कहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समाजशास्त्रीय विचारधारा। क्या कहता है? यह कथन समाजशास्त्रीय विचारधारा के प्रेरणा हेयरिंग क्या है? किसका है? ये किसका? हेयरिंग का है। ये किसका? हेयरिंग का है। विधि को परिभाषित करते हुए देखो, ये सब पढ़ लिया करो इसका, इसी वजह से इलस्ट्रेशन दिया। विधि को किसने समाजशास्त्र में हेयरिंग कहते हैं? क्या कहते हैं? विधि सामाजिक दशाओं का यौगिक स्वरूप है, जिसे बाह्य व्यवस्था के माध्यम से राज्य की शक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हेयरिंग कौन से विचारधारा के हेयरिंग हो गए? ये सब याद कर लेना। समाजशास्त्री हो गया, समाज शास्त्री हो गए हेयरिंग, समाजशास्त्रीय उसके हो गए हेयरिंग। समाजशास्त्री हेयरिंग सामाजिक हित और उपयोगितावाद के प्रेरणता बेंथम से संबंध करता है, जबकि उनकी राज्य की शक्ति का सिद्धांत उन्हें ऑस्टिन के निकट लाता है। तो कौन कौन सा? उपयोगितावाद के प्रेरणता बेंथम से संबंध रखता है। हेयरिंग का सामाजिक हित जो है, इसका हेयरिंग का सामाजिक हित है वो बेंथम के उपयोगितावाद के संग निकट है। तो जो किसका? हेयरिंग का क्या है? सामाजिक। रुको, इसको मिटा देता हूं पहले। अब देखो क्या कहता है? कहता है हेयरिंग का क्या है? हेयरिंग का क्या, कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक हित है। सामाजिक हित वो कैसे उसको किससे संबंधित? बेंथम के उपयोगितावाद से प्रेरित है। किससे? बेंथम के उपयोगितावाद से प्रेरित है। जबकि उसकी राजनीति का सिद्धांत, जो राजनीति का सिद्धांत है किसका? हेयरिंग का, वो किससे? ऑस्टिन से संबंधित है। तो देखो इसमें 3 चीज निकट लाता है। तो इसमें कई चीज आ गए तुम्हारे। इसमें क्या क्या आ गए? अब हेयरिंग का पूछेगा सामाजिक हित, तो हेयरिंग का मान लो पूछ लिया सामाजिक हित। तो सामाजिक हित किसके निकट था? उपयोगितावाद के। उपयोगितावाद, सामाजिक हित और उपयोगितावाद के निकट था। सामाजिक हित किसका था? हेयरिंग का था। और ये किसका था? ये बेंथम का था। इतनी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। सामाजिक हित हेयरिंग का था, उपयोगितावाद बेंथम का था। अब आ जाओ आप। और उसके बाद इसका जो राज्य शक्ति का सिद्धांत, हेयरिंग का एक सिद्धांत और था। कौन सा सिद्धांत था हेयरिंग का? हेयरिंग का एक सिद्धांत और था, राज्य
हियरिंग का कौन सा सिद्धांत है, यहाँ लिख देता हूँ, राज्य शक्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, ये हियरिंग का था। ये इसको किसके निकट लाती है, ऑस्टिन के निकट लाती है। राज्य के जो शक्ति का सिद्धांत था ऑस्टिन के, इसको हम 50 बार क्यों पढ़ा रहे हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा, इस वजह से इसको 50 बार मैं बता रहा हूँ। इसको हल्के में मत लेना, ये खूब पूछता है एग्जाम में किसके किसके कौन निकट है। तो ये इसमें कौन हो जाएगा, हेयरिंग के कौन से सिद्धांत के, हेयरिंग के। अगर तुम सामाजिक हित लोगे तो बेंथम के उपयोगितावाद के निकट है, और हेयरिंग का क्या बोलते हैं, राज्य की शक्ति का सिद्धांत लोगे तो वो उसे किसके, ऑस्टिन के निकट लाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इतना हो गया होगा। समाजशास्त्रीय विचारधारा की पाउंड के नाम से पहचान करना सरल है। समाजशास्त्रीय विचारधारा का ना तो पाउंड से प्रारंभ होता और ना अंत होता, तो इसमें क्या है, ये दोनों सही है कि गलत है, क्या क्या कहता है। अब इसका वो पढ़ लो, क्या बोलते हैं, ये पढ़ लो। देखो दोनों सही है, लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं करता है। यार ये पेन ही नहीं चलता। AR की व्याख्या नहीं करता है, ये B हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब आ जाओ अब नेक्स्ट पे, इसका पढ़ लो। क्या कहता है, समाजशास्त्रीय विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन है, समाजशास्त्री, बेंथम, काम्टे, हेयरिंग, वेबर, ड्यूगिट, रास्कोपाउंड का नाम आता है। रास्कोपाउंड ने हेयरिंग के विचारों को आधार बनाया। रास्कोपाउंड ने किसको आधार मानते हैं, हेयरिंग के विचारों को आधार मानते हैं। सोशल इंजीनियरिंग को जन्म दिया। बेंथम की विचार शैली से समाजशास्त्रीय पद्धति का बीजारोपण होता है। पाउंड के पश्चात जूलियस स्टोन हार्ट तथा कार्ल लेविन इतिहास समाजशास्त्री के विचारक थे। ठीक है, उसके बाद पाउंड के पश्चात कौन आया, जूलियस स्टोन आया, हर्ष आया, कार्ल आया। ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाओ तो कौन कौन, बेंथम हो गया, बेंथम हो गया, काम्टे हो गया, हेयरिंग हो गए, ये सब याद कर लेना। अब हम पूरा तो नहीं लिख सकते हैं, बहुत देर हो जाएगा। चलो इसको अब आगे अपना देख लेना इसे। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा डिटेल नहीं, डिटेल बाद में देखता हूँ। अब आ जाओ किसको, निम्नलिखित 4 प्रकार के विधिक सिद्धांतों पर विचार करें। 4 सिद्धांतों पर, 4 प्रकार के विधिक सिद्धांतों पर विचार करें। तो क्या विचार करें, जन चेतना, विधिक का ज्ञापक सिद्धांत, सामाजिक आभ्यंतरिक और सामाजिक संहिता। तो इसमें 4 सिद्धांतों पर विचार करें। तो सबसे पहले क्या होगा, विधि की आज्ञापक का सिद्धांत आएगा। पहला ये हो जाएगा, पहला ये होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा जन चेतना का सिद्धांत। जब आज्ञापक हो गया तब जन चेतना आ जाएगा। फिर सामाजिक संहिता आएगा, फिर सोशल इंजीनियरिंग आएगा चौथा। तो इसको देख लो कौन सा ऑप्शन है, दूसरा नहीं देखता हूँ, हो सकता मेरे से गलत हो गया हो। पहला समय अनुसार पहला आ जाएगा ये विधिक वाला। ठीक है, पहला ठीक है, पहला हो जाएगा विधिक अज्ञापक का सिद्धांत। देखो विधिक अज्ञापक का सिद्धांत, देखो दिया नीचे, गलत नहीं है। विधिक अज्ञापक का सिद्धांत, जन चेतना का सिद्धांत उसके बाद आया, उसके बाद सामाजिक संहिता का, फिर सोशल इंजीनियरिंग सबसे आखिरी में आया। सोशल इंजीनियरिंग सबसे आखिरी में आया। तो विधि की अज्ञापक का सिद्धांत सबसे पहले, विधि की अज्ञापन का सिद्धांत सबसे पहले, अज्ञापक सबसे पहले और इंजीनियरिंग सबसे, सोशल इंजीनियरिंग सबसे बाद में, सामाजिक वो सबसे बाद में। बीच में क्या आया, जन चेतना आया, जन चेतना आया, और क्या आया, सामाजिक वो संहिता आया, सामाजिक संहिता। दोनों सामाजिक संहिता और सोशल इंजीनियरिंग दोनों साथ में आया। जन चेतना अज्ञापक साथ में आया। तो अज्ञापक, जन चेतना, सामाजिक संहिता, और ये इतनी चीज़ें। चलो हो गई अब आ जाओ, सामाजिक एकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, एकता का सिद्धांत, सामाजिक एकता का सिद्धांत। तो हेयरिंग मत मान लेना, ए भी सोशल से है, लेकिन ड्यूगिट मारना इसमें,
यही गलत करते हैं लोग, क्वेश्चन हियरिंग मत मारना, ड्यूगिट मार देना। सामाजिक समेकता, सोशल सॉलिडिटी का सिद्धांत, ठीक है, ड्यूगिट का है। इनकी पुस्तक का नाम है द लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, द लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, सोशल सॉलिडिटी, सामाजिक समेकता ड्यूगिट का है। सामाजिक, हम लिख भी दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, समेकता यही रोकता है। अगर तुम्हारा पीटी नहीं होगा तो जूरिस्प्रूडेंस ही रोकेगा, ये भी बात जान लो। तो इस वजह से इसको अच्छे से पढ़ो। सामाजिक समेकता किसका है? ड्यूगिट का है, ड्यूगिट का, इसको याद कर लेना, 10 बार रट लेना। सामाजिक समेकता, सोशल सॉलिडिटी, SSD याद कर लो, ऐसे करके कुछ भी याद कर लो, चाहे जैसे याद करो। सोशल सॉलिडिटी, SSD, सोशल सॉलिडिटी किसका है? ये तुम्हारा ड्यूगिट का है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि सूची में देखो, सूची में क्या, थॉमस एक्विनास, जॉन ऑस्टिन, केल्सन लॉयर्स। तो इनका क्या चीज़ देखना है, इसको अगले पेज से देखा जाए। इसको अब यार बहुत देर पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो बहुत टाइम लग जा रहा है, तुम इसका व्याख्या पढ़ दे रहे हैं, व्याख्या से ही सारी चीज़ें क्लियर। अगर व्याख्या में कोई नई चीज़ें होंगी तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। देखो, थॉमस एक्विनास ने विधि को 2 भागों में बांटा, ये व्याख्या इसकी सही है। थॉमस एक्विनास ने विधि को कितने 2 भागों में बांटा, शाश्वत विधि, प्राकृतिक विधि। शाश्वत विधि मतलब दैवीय विधि की उपज, जबकि प्राकृतिक विधि मानव विवेक की उपज है। इसका संबंध तर्कों और आदेशों से, जॉन ऑस्टिन का संबंध समादेश से, केल्सन का संबंध मानक क्रम तथा लॉयर्स का संबंध न्याय के सिद्धांत से है। तो देखो यहाँ पे अब ऐसे लिख लो, किसका 2 भागों में, शाश्वत और प्राकृतिक। तो शाश्वत का उपज जबकि प्राकृतिक का उपज विवेक से, शाश्वत विधि का दैवीय है, शाश्वत विधि का दैवी से। और इसका तो इसका संबंध जॉन ऑस्टिन का किसका, समादेश से। ऑस्टिन, ये याद करो, ऑस्टिन का किससे, समादेश, संप्रभु, ये सब नहीं कहता है, समादेश। और फिर उसके बाद समादेश ऑस्टिन का हो गया। केल्सन का क्या हो गया, केल्सन का कौन सा सिद्धांत हो गया? केल्सन का हो गया तो मानक क्रम हो गया, केल्सन का मानक क्रम हो गया। और लॉयर्स का कौन सा हो गया? न्याय का सिद्धांत हो गया। ठीक, तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको मिटाल देने तो फिर आगे भी जरूर। अरे यार बहुत देर हो रहा है, इसको ख़त्म करना भी है। चलो पूरा डिटेल कर दूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देते हैं। ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक संशक्ति को में श्रम का विभाजन सर्वाधिक महत्व का तथ्य है। किसका? ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक संशक्ति का, सामाजिक संशक्ति में श्रम विभाजन का सर्वाधिक महत्व का तथ्य कौन सा है? सार्वजनिक महत्व का तथ्य कौन है? सामाजिक संहिता, सामाजिक संहिता। ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक संशक्ति में श्रम विभाजन का सर्वाधिक महत्व का तथ्य है। इस सिद्धांत ने उन्होंने सामाजिक संहिता का, श्रम विभाजन को सामाजिक संहिता का नाम दिया ड्यूगिट। जबकि अन्य सिद्धांत तथा जन चेतना सवैज्ञानिक का, सोशल इंजीनियरिंग रास्कोपाउंड का, सामाजिक संविदा किसका? ग्रोसियस का। ये सब पढ़ लेना, इसी वजह से इसे पढ़ा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ग्रोसियस का। तो ऐसे याद कर ले, SCG, तो ग्रोसियस याद हो जाएगा, ठीक है। SC ग्रोसियस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ह्यूगो ग्रोसियस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ह्यूगो ग्रोसियस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ह्यूगो ग्रोसियस। सामाजिक और सोशल इंजीनियरिंग रास्कोपाउंड, सोशल इंजीनियरिंग रास्कोपाउंड। जन चेतना सेवेग्नी, लोकजिस्ट थ्योरी सेवेग्नी, लोकजिस्ट थ्योरी सेवेग्नी। जन चेतना का सिद्धांत सेवेग्नी। संहिता, सामाजिक संहिता किसकी है? सामाजिक संहिता ड्यूगिट की है, सामाजिक संहिता ड्यूगिट की है। अब आप आ जाओ उसके बाद। ड्यूगिट ने अपना सिद्धांत श्रम के विभाजन एवं सामाजिक संश्लेषण पर आधारित किया है। किसके किसके? सामाजिक संश्लेषण, यह सिद्धांत कहा जाता है सामाजिक समेकता का सिद्धांत कहा जाता है। ये बी हो जाएगा, सामाजिक समेकता। जैसे आ जाएगा ड्यूगिट मार देना, सामाजिक समेकता की बात करता है। ड्यूगिट सामाजिक संशक्ति में श्रम विभाजन को सर्वाधिक महत्व देता है और यह सिद्धांत उन्होंने सामाजिक समेकता का नाम दिया। अन्य सिद्धांत मूल मानक केल्सन का है।
विध्यात्मक सिद्धांत ऑस्टिन का है, सामाजिक योजना का सिद्धांत हेयरिंग का है। ये सब पढ़ लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट। सामाजिक कार्य का विचार व्यक्तिपरक अधिकार की संकल्पना को निरस्त कर देता है। किसने कहा था? ड्यूगिट ने कहा था। किसने कहा था? ड्यूगिट ने कहा था। अब आ जाओ, सामाजिक अभियंत्रण की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके संबंधित? रास्कोपाउंड। इसमें कुछ पढ़ने नहीं है, इसको पढ़ा चुका हूं मैं, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें क्या, इन्होंने सामाजिक हित को 3 वर्गों में विभाजित किया, ये पढ़ लो। 3 वर्गों में विभाजित किया, निजी हित, लोकहित, सामाजिक हित। पाउंड के अनुसार विधि का उद्देश्य न्यूनतम टकराव के साथ तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सामाजिक आवेदन का सिद्धांत रास्कोपाउंड का छोड़ दो इसको। फिर हितों के संतुलन का सिद्धांत, हितों के संतुलन का सिद्धांत ये किसका है? रास्कोपाउंड का। तो हितों के संतुलन का सिद्धांत किसका है? रास्कोपाउंड। हितों के संतुलन, रास्कोपाउंड बहुत बढ़िया आदमी था। वो क्या करता था? सबको संतुलन बैठाता था, समाज को, सब वर्गों को साथ में, इसी वजह से वो संतुलन बैठाता था। तो रास्कोपाउंड क्या है? हितों का संतुलन बैठाता था। फिर उसके बाद आ जाओ, हित विधि के मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि करता है। ये किसका है? ये भी रास्कोपाउंड का है। आवश्यकताओं इच्छाओं की संतुष्टि, यानी कि बहुत अच्छा इंसान था। ये क्या कहता था? हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है, हित की मुख्य विषय वस्तु है। विधि का कार्य है मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि करे, पूर्ति करे। क्या करे? मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करे। ये कौन कहता था? रास्कोपाउंड कहता था। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्या है? विधि समाज की आवश्यकताओं, दावों और भागों की संतुष्टि हेतु एक सामाजिक संस्था है या किसकी परिभाषा है? क्या है? संतुष्टि एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था कौन कहेगा? रास्कोपाउंड कहेगा। क्या कहेगा? विधि समाज की आवश्यकता, जैसे आवश्यकता आ जाएगा, आवश्यकता से पकड़ना, आवश्यकता, दावों और भागों की संतुष्टि के हेतु सामाजिक संस्था है विधि समाज का। तो किसको? रास्कोपाउंड मार देना। फिर उसके बाद आ जाओ, विधि शास्त्र ने किस पर? कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम यह न जान लें कि वह क्या करती है। ये भी रास्कोपाउंड का है। रास्कोपाउंड क्या कहता है? रास्कोपाउंड से जुड़े विधि शास्त्री कौन थे? डीन रास्कोपाउंड का कथन है कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसके बारे में जान न लें। तो किसी वस्तु से हम कब तक नहीं समझ सकते? जब तक उसको जान न ले। कौन कहता है? रास्कोपाउंड कहता है। निम्नलिखित में से कौन एक दंड सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन एक दंड सिद्धांत नहीं है? निरोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, सामाजिक हित का सिद्धांत और प्रतिशोध सामाजिक हित का सिद्धांत। ये दंड का सिद्धांत नहीं है। ये आसान है, ये कर ले जाओगे, इसमें कोई टफ नहीं है। जीवित विधि की अवधारणा को किस विधि शास्त्री ने प्रतिपादित किया था? जीवित विधि की अवधारणा इंपॉर्टेंट है, ये लगा लेना। जीवित विधि की अवधारणा किसने कहा था? हेलिच ने कहा था। हेलिच ने कहा था। ठीक है, ये कहाँ? समाजशास्त्री स्कूल का। ये किसका? समाजशास्त्री स्कूल का था। ये किसका? समाजशास्त्री हेलिच किसका था? समाजशास्त्री स्कूल का था। ऑस्ट्रिया के विधिशास्त्री यूगेन हेरलिच किसी समाज विशेष के वास्तविक विधि वहाँ के पारस्परिक विधि स्रोतों, संविदाओं तथा निर्णीत वादों में सन्निहित होती है तथा समाज की मान्यताएं भी विधि से प्रतिबंधित होती रही। हेरलिच के अनुसार विधि के विकास का केंद्र बिंदु विधान या न्यायालय निर्णय न होकर समाज स्वयं है। इस प्रकार हेरलिच ने अपने गुरु हेयरिंग, तो हेरलिच के गुरु का क्या नाम था? ये देखो, ये मिल जाता है, यही सब हेयरिंग था। हेयरिंग की भांति जीवित विधि तथा जीती जागती विधि, लिविंग लॉ की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो ये लिविंग लॉ की अवधारणा किसने दी? लिविंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग लॉ। लिविंग लॉ की अवधारणा किसने दी थी? हेरलिच ने दी थी। ठीक है, हेरलिच ने दी थी लिविंग लॉ की अवधारणा। तो ऑस्टिन ग्रे तथा हॉलैंड विश्लेषणात्मक और पाउंड समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रीय। चलो ये भी खत्म।
अब आप आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? विधि का विकास का गुरुत्वाकर्षण ना तो विधायन में है और ना न्यायिक निर्णयन में, वरना यह समाज में स्वयं है। किसने यह कथन किया था? यह हेलिच ने कहा था। किसने कहा था? हेलिच ने कहा था। तो क्या कहता है? विधिशास्त्र समाजशास्त्रीय विचारधारा के विधिशास्त्री योगन हेलिच का मत था कि विधि के विकास का केंद्र बिंदु ना तो विधायन है, विधायन मतलब ना तो कानून में निहित है और ना ही न्यायिक निर्णयन में निहित है। ना तो कानून में निहित है, कानून में भी वो निहित नहीं मानता है, ला में भी वो निहित नहीं मानता है, और निर्णयन जो जजमेंट आता है जजमेंट में भी वो नहीं मानता है। तो किस में मानता है? वह स्वयं समाज में, वो समाज में मानता है, निहित है। क्या कहता है यूगेन? कि विधि के विकास का केंद्र समाज में निहित है, समाज में। ये कौन? हेलिच कहता है समाज में निहित है। यूगेन हेलिच का यह कथन उसकी पुस्तक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सोशोलॉजी ऑफ लॉ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सोशोलॉजी ऑफ लॉ, ये उसकी किताब का नाम है। तो ये भी पढ़ लेना, ये भी एग्जाम में खूब पूछता है। अब आप आ जाओ, समाजशास्त्रीय विचारधारा का विधिशास्त्री नहीं है ऑस्टिन, ड्यूगिट, हेयरिंग, पाउंड। ऑस्टिन नहीं है, ये सब तो है समाजशास्त्री। हेयरिंग भी है, पाउंड भी है, ड्यूगिट भी है, बस ऑस्टिन नहीं है। देखो समाजशास्त्रीय प्रमुख कौन है, ये देखो, ये सब नोट कर लो। बेंथम हो गया, काम्टे हो गया, हेयरिंग हो गया, वेबर। अब ऑस्टिन बेंथम साथ में पढ़ते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो समाजशास्त्री हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन कभी समाजशास्त्री नहीं होगा। वो ड्यूगिट, हेलिच तथा रास्को पाउंड, ऑस्टिन विश्लेषण करता है। बेंथम जो चीज़ें बता गए उसी को ऑस्टिन ने विश्लेषण किया, उसको फैलाया, विश्लेषण किया, उसको क्या बोलते हैं, उस पर रिसर्च किया, विश्लेषण। तो ऑस्टिन हमेशा क्या होगा? विश्लेषणात्मक। इसी वजह से ऑस्टिन को सर्वोच्च माना जाता है। बेंथम, बल्कि शुरुआत बेंथम ने ही की थी, लेकिन ऑस्टिन को, क्योंकि उसने विश्लेषण किया, उस विचारधारा के समर्थक था कि विश्लेषण करके हर चीज़। तो ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विचारधारा का और बेंथम समाजशास्त्रीय विचारधारा का। बेंथम, काम्टे, हेयरिंग, वेबर, ड्यूगिट, हेलिच, ये सब किसके? समाजशास्त्रीय विधिशास्त्री हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? समाजशास्त्रीय विचारधारा का समर्थक नहीं है। फिर पूछ लिया क्वेश्चन, खूब पूछता है, इसी वजह से कहे समाजशास्त्रीय विचारधारा का समर्थक नहीं है। देखो यहाँ बेंथम मार दिया, समर्थक नहीं था, बात करता था, लेकिन उपयोगितावाद ब्रिटिश जेरेमी बेंथम विधि के विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित थे। शेष तीनों विधिशास्त्री पाउंड, हेयरिंग, ड्यूगिट और समाजशास्त्री, तो सॉरी ये ऑस्टिन जो था विश्लेषणात्मक में था और ये दोनों में आता है। इसी वजह से कंफ्यूज, जब बेंथम दे देगा तो ये दोनों में आता है, तो बेंथम मार देना। जब पाउंड, ड्यूगिट और हेयरिंग और बेंथम देगा तो बेंथम मार देना। लेकिन जब बेंथम और ऑस्टिन देगा तो ऑस्टिन शुद्ध उसका था, और ये बाद में परिवर्तित हो गया था बेंथम। प्रख्यात निबंध डिटरमाइनिंग रेशियो डिसेंडेंसी ऑफ ए केस का लेखक कौन है? ये भैया इसको पढ़ लेना, गुडहार्ट है, इसको बस ऐसे पढ़ लेना और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अरे यार क्या हो जाता है, बड़ा दिक्कत है सब। चलो 5 हो गया। सामंड ने विनिश्चय आधार सिद्धांत की आलोचना करते हुए, इसको चलो छोड़ दो, इसको कोई अभी आगे आएगा, इसके क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं। अब कौन सी विचारधारा का अध्ययन करती है कि उन शक्तियों का जो न्यायाधीशों को निर्णय लेने में प्रभावित करती हैं? न्यायाधीशों को निर्णय कौन सी शक्तियां हैं? विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्री, यथार्थवादी और ऐतिहासिक। तो यथार्थवादी विचारधारा प्रभावित करती है, यथार्थवादी विचारधारा प्रभावित करती। यथार्थवादी विचार उन शक्तियों का अध्ययन करती है जो न्यायाधीशों को निर्णय लेने से प्रभावित करती है, जबकि समाजशास्त्री जो हैं वो समाज पर प्रभाव डालती। समाज का यथार्थवादी जो है विचार समाजशास्त्रीय विचारधारा का
वामपंथ है या उसका क्रियात्मक शाखा भी कहा जा सकता है। इस विचार को विकसित करने का श्रेय किसे कहा जाता है? जेरोम फ्रैंक को जाता है। इंपॉर्टेंट है। होम्स को यथार्थवादी का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ पढ़ के लगा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ये पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा। होम्स को यथार्थवाद का आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। होम्स को यथार्थवाद का आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। जेरमोन फ्रैंक को इसको विकास किया इसको कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास राज्यों के रीतियों द्वारा भी होता है, जिसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधि का किसका विकास? राज्यों के रीतियों द्वारा भी होता है। ये किसने कहा था? ये अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ि विधि। ये अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ विधि जिसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ विधि कहा जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार आया, इसको ऐसे पढ़ लो। अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास राज्यों के रीतियों तथा उसके सम्यक पर छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। विसिल ब्लोअर का अर्थ क्या होता है? जो खेल समाज जो भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना देता है। ये आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये पढ़े होगे सब लोग। जो आसान क्वेश्चन होगा उसको नहीं देखा जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा ना। रोमन विधि के राज्य उत्तराधिकार के नियम का प्रथम वाद, ये पूछता है प्रथम वाद किसके द्वारा समाविष्ट किया गया था? ग्रोसियस के द्वारा। किसके? ग्रोसियस द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो क्या क्या कहता है। ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक तथा प्रभावकारी प्रकृति के विधि का दार्शनिक माना जाता है। रोमन विधि में राज्य उत्तराधिकार के नियम में उसके द्वारा ही समाविष्ट किए गए थे। राज्य के बारे में स्पष्ट मत था कि यह स्वतंत्र लोगों का पूर्ण संघ है जो अधिकारों और समन्वय हितों के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या कहता है? यह स्वतंत्र लोगों का एक पूर्ण संघ है जो अधिकारों और हितों के लिए एक साथ जुड़ा हुआ है। ग्रोसियस कहता है। ग्रोसियस बहुत बुद्धिमान आदमी था। तो ग्रोसियस क्या कहता है कि जो स्वतंत्र लोग हैं और का पूर्ण संघ है, जो स्वतंत्र लोगों का पूर्ण संघ है, जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, वो क्या है? अधिकारों और सामान्य हितों के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। लोकनीति को अनियंत्रित घोड़ा, भैया ये खूब पूछता है, खूब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकनीति को अनियंत्रित घोड़ा किसने कहा है? न्यायाधीश बोरो। न्यायाधीश बोरो खूब है पूछा है क्वेश्चन। अब आ जाओ। जब समता भंग की गई हो तब उसका पुनः स्थापना करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार किया? तो सुधारात्मक न्याय के रूप में किया। ये देखो क्या कहता है, अरस्तु को पढ़ लो, यहीं से सब पढ़ लो। यूनानी विचारक अरस्तु दो भेद किए, सामान्य न्याय तथा विशेष न्याय। विशेष न्याय को अरस्तु ने पुनः दो भागों में वर्गित किया, विवरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। व्यक्तियों द्वारा अपनी योग्यता और धन के द्वारा राज्य के हितों के लिए योगदान। तो किसकी योग्यता और धन द्वारा किसको योगदान? योगदान का अनुपात में राज्यों के पदों और पुरस्कारों के वितरण की वितरणात्मक न्याय कहलाता है। राज्य के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाली असमानता और समानता भंग करके दोष को ठीक करके समानता को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया को अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय कहा है। पूरा डिटेल में पढ़ा दे रहा, कुछ छूटेगा नहीं। राज्य परिवार तथा सिविल समाज का संश्लेषण है। राज्य परिवार तथा सिविल समाज का संश्लेषण है। यह परिवार के सार्वमान्य सिद्धांत एवं सिविल समाज के विशिष्ट सिद्धांत की एकता का उपयुक्त दर्शन है। यह किसने कहा था? हीगल ने कहा था। हीगल ने क्या कहा था? हीगल का कौन सा कृति है? द फिलॉसफी ऑफ राइट एंड लॉ ऑफ नेचुरल एंड पॉलिटिक्स साइंस आउटलाइंस में हीगल के अनुसार विधि राज्य की नीतिशास्त्र राष्ट्रीय भावना में प्रतिबंध ऐतिहासिक प्रगति की अभिव्यक्ति है। अब नेक्स्ट आ जाओ, बहुत थोड़ा टफ है, इसको भैया ध्यान से 2-3 बार वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा। एक बार में कभी नहीं याद होगा, फिर भूल जाओगे। अब आ जाओ, बेंथम प्रकृति विधि और ऑस्टिन विश्लेषणात्मक राजकोपाउंड सामाजिक। हेनरी मैन क्या बोलते हैं? आपका दार्शनिक विचारधारा का है। तो क्या बोला? कौन सा सही समुच्चय? क्या पूछा है? सही समुच्चय पूछा है। तो सही समुच्चय बेंथम प्रकृति विधि का कभी नहीं है। अभी पढ़े हो पीछे, समाजशास्त्री हो जाता है ये।
पहले पढ़ के तो फिर समाजशास्त्री आ जाता है। ये ऑस्टिन कौन सा है? विश्लेषणात्मक है। ऑस्टिन सही है, विश्लेषणात्मक। ऑस्टिन क्यों बेंथम से आगे था? क्योंकि विश्लेषण करता था, तो ये विश्लेषणात्मक, ये पढ़े हो अभी आगे, तो ये सही हो गया। रास्को पाउंड समाजशास्त्री विधिशास्त्र, समाजिकीय विधिशास्त्र था। रास्को पाउंड सामाजिक नहीं, गलत है। हेनरी मैन दार्शनिक विचारधारा, सही है। हेनरी मैन नहीं, हेनरी मैन दार्शनिक नहीं, रास्को पाउंड समाजशास्त्री, सोशल इंजीनियरिंग कहा ना, समाजशास्त्री, सॉरी हम ही से गलत हो गया था। तो ये हो जाएगा दूसरा और तीसरा। हेनरी मैन दार्शनिक नहीं था, हेनरी मैन ऐतिहासिक था, वो केवल ऐतिहासिक था, दार्शनिक नहीं था। हेनरी मैन केवल ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही हो गया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। सर हेनरी मैन किसके हैं? फिर देखो, ग्रोसियस किसका? बेंथम किसका? बेंथम किसका? विश्लेषणात्मक का है बेंथम। हेनरी मैन किसका? ऐतिहासिक विचारधारा का है हेनरी मैन। हेनरी मैन किसका? ऐतिहासिक विचारधारा का है। ये किसका? ऐतिहासिक विचारधारा का है। ग्रोसियस किसका है? नैतिक विचारधारा का है ग्रोसियस। बेंथम किसका है? विश्लेषणात्मक विचारधारा का है। होम्स किसका? यथार्थवादी विचारधारा का है। तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये सामाजिक समयिकता, वैज्ञानिक प्रमाणवाद, लोकजिस्ट किसकी है, और क्या बोलते हैं, अपली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन किसका? ये सब तुम कर लेना, ये मैं बता चुका हूँ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये ड्यूगिट की सामाजिक समयिकता ये हम कई बार बताए हैं यार, इसको देख लेना। अगस्त काम्टे वैज्ञानिक प्रमाणवाद, सवेगनी का लोकजिस्ट थ्योरी है, जॉन ऑस्टिन का द प्ले ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये किसकी किताब है? ऑस्टिन की किताब है, द प्ली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसकी किताब है? ऑस्टिन की किताब है, इसको ऐसे लगा लेना। सवेगनी की लोकजिस्ट चेतना है। अरे यार ये लगता नहीं, इसी वजह से। सामाजिक समयिकता लोकजिस्ट सवेगनी का है। ड्यूगिट का क्या? सामाजिक समयिकता है ड्यूगिट का। और वैज्ञानिक प्रमाणवाद अगस्त काम्टे का है। चलो इतना हो गया। अब क्या क्या पूछ रहा? कौन सा सही सम्मिलित है? तो क्या पूछता है? सामाजिक संविदा ऐतिहासिक तथ्य अपित युक्त की एक काल्पनिक बात है, विधि सतत संघर्ष का परिणाम। इसको देख लेना भैया, इसको छोड़ दो, ये देख लेना, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं, इसको देख लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ाऊँगा तो देर हो जाएगा। हेयरिंग गिरियके ड्यूगिट, तो हेयरिंग का क्या सामाजिक उपयोगिता है? अरे यार सामाजिक उपयोगिता है, रुक जाओ। हियरिंग का सामाजिक उपयोगितावाद है। गियरके का क्या? समूह व्यक्ति की वास्तविकता है, समूह व्यक्ति की वास्तविकता है, ये इसका है। ड्यूगिट का अभी पढ़ाए हैं वैज्ञानिक प्रमाणवाद, अगस्त काम्टे, सॉरी ड्यूगिट की सामाजिक समयिकता, सॉरी, और अगस्त काम्टे वैज्ञानिक प्रमाणवाद, अगस्त काम्टे वैज्ञानिक प्रमाणवाद, अगस्त काम्टे वैज्ञानिक, ड्यूगिट का सामाजिक समयिकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। आप नेक्स्ट क्या है? ये खूब पूछता है, इंपॉर्टेंट खूब। उपयोगितावाद किसका? उपयोग कौन करता है? बेंथम करता है। उपयोगितावादी कौन है? बेंथम है। सोशल इंजीनियरिंग रास्को पाउंड है, सोशल इंजीनियरिंग रास्को पाउंड है, ये पढ़ाए हैं। सामाजिक समयिकता भी पढ़ाए हैं ड्यूगिट, अभी पढ़ाए हैं। सामाजिक उपयोगितावाद भी पढ़ाए हैं, किसका है? अभी पढ़ाए हैं सामाजिक उपयोगितावाद, हियरिंग का पढ़ाए नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक विचारधारा का कौन है? ऐतिहासिक विचारधारा का पुस्ता है। ऐतिहासिक विचारधारा का कौन है? पुस्ता है, ये ए हो जाएगा इसका। और फिर समाजशास्त्रीय विचारधारा का कौन है? समाजशास्त्रीय विचारधारा का अगस्त काम्टे है, बी हो जाएगा। समाजशास्त्रीय विचार प्राकृतिक विधि का एग्विनास है, ये सी हो जाएगा इसका, यहाँ पे सी कर दो। अब क्या बचा? विश्लेषणात्मक विश्लेषण कौन कहता है? बेंथम 50 बार बता चुके हैं, ये सब गलत मत करना। ऐतिहासिक विचारधारा पुस्ता है,
पुछता है। देखो दो चीज इसमें नहीं मिली है, ऐतिहासिक विचारधारा पुछता है और प्रकृति विधि का एगुनास है। समाजशास्त्री विचारधारा का कौन है? अगस्त काम्टे है। समाजशास्त्री विचारधारा का अगस्त काम्टे है। और ऐतिहासिक विचारधारा का पुछता और विश्लेषणात्मक कौन करता है? बेंथम करता है। ये 50 बार बताएं, अब नहीं बताएंगे। हाँ, फिर देखो लोक चेतना जी, ये पढ़ लेना, ये फिर पूछ रहा है, इसको छोड़ दो, ये भी पढ़ लेना। ये नहीं, ये पढ़ा देता हूँ। सुख दुख कौन कहता है? बेंथम कहता है। सामाजिक नियंत्रण कौन कहता है? अब ये तो ना भुलाओ, सामाजिक नियंत्रण हेयरिंग कहता है। समादेश कौन कहता है? ऑस्टिन कहता है। सामाजिक समयिकता कौन कहता है? अब सामाजिक समयिकता ड्यूगिट कहता है। ये सब हो गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अरे यार सॉरी, ओहो, सब गलत हो जाता है, गुस्सा लगता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ये इसमें कुछ पूछा है। हाँ देखो, इसका मॉन्टेस्क्यू का फ्रांस का रहने वाला था। देखो रहने वाला ये पूछता है कभी कभी। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का रहने वाला था। हेयरिंग जर्मनी का रहने वाला था। हेलिच ऑस्ट्रिया हंगरी का। रास्को पाउंड अमेरिका। रास्को पाउंड एक बार पूछा, अमेरिका का रहने वाला था। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? विधि के स्रोत। तो निम्नलिखित में से विधि के स्रोत विभाजन औपचारिक स्रोत और तात्विक स्रोत। कौन? औपचारिक विभाजन स्रोतों में औपचारिक, और ये किसने? सामंड ने बताया। किसने बताया? सामंड ने। अब इसको पढ़ लो। औपचारिक स्रोत तात्विक स्रोत के रूप में विधि के स्रोतों का विभाजन किसने किया? विधि के स्रोतों का विभाजन सामंड ने प्रस्तुत किया। पुनः भौतिक स्रोतों को दो वर्गों में, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक में स्रोतों में वर्गीकृत किया। सामंड ने वैधानिक स्रोतों को विधायन, पूर्ण निर्णय, रूढ़िगत विधि, अभियानिक विधि विभाजित किया। ऑस्टिन ने विधि को के स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया: प्रत्यक्ष और वास्तविक निर्माता, ऐतिहासिक और कारण में वर्गीकृत। हॉलैंड ने विधि को चार वर्गों में: साहित्यिक स्रोत, औपचारिक स्रोत, कारण यथा या रूढ़ियों एवं धर्मादि, या न्यायिक निर्णय या साम्या। तो हॉलैंड ने किया इसे। तो अब आ जाओ नेक्स्ट। सामंड के अनुसार विधि का स्रोत क्या है? ये देखो पढ़ लो यहाँ पे। सामंड के इसको यहाँ से पढ़ लो। सामंड ने विधि के स्रोतों को औपचारिक, फॉर्मल, ये सब याद कर लेना। फॉर्मल किसने कहा? सामंड ने कहा। मटेरियल किसने कहा? सामंड ने कहा। ये पढ़ लेना सब। सामंड ने कहा को दो भागों में विभाजित किया, फॉर्मल और मटेरियल। सामंड ने पुनः भौतिक को फिर फॉर्मल को दो भागों में विभाजित किया। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक, फॉर्मल को कितने? दो भागों में फिर विभाजित किया। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दो वर्गों में रखा। सामंड के अनुसार वैज्ञानिक क्या है? ये क्या है? स्रोत है। विधिक स्रोत, स्रोत विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिससे होकर नए सिद्धांत विधि प्रवेशों में कानून का रूप धारण करते हैं। इसको ऐसे ही पढ़ लेना। अब आ जाओ निम्न विधि के स्रोतों का निम्नलिखित वर्गीकरण किसने किया है? तो ये वर्गीकरण किसने किया? सामंड, कीटन ने। किसने किया है? विधि के स्रोतों का वर्गीकरण करते हुए कीटन ने उन्हें दो, ये भैया बड़ा टफ है ये। विधि के स्रोतों के वर्गीकरण करने कीटन ने उन्हें दो वर्गों में, बंधनकारी स्रोतों, अन्यायी स्रोतों। बंधनकारी स्रोत के अंतर्गत परंपरागत, विधायन, न्यायगत। तो इसमें क्या पढ़ोगे? इसमें इसको कीटन याद कर लेना, मान लेना। ये दो स्रोत जो बंधनकारी और न्यायी स्रोत कीटन ने कहा है, बस इतना याद कर लेना। जो आया होगा एग्जाम में उसको मैं सही से पढ़ा दूंगा। रूढ़ी का समाज से वही संबंध है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। रूढ़ी का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है। विधि का राज्य से, ये किसका? ये सामंड का कथन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। कहता है रूढ़ी का जो संबंध समाज से है, वही विधि का संबंध राज्य से है। ये कौन कहता है? सामंड कहता है। कौन कहता है? सामंड कहता है ये। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ जाओ 9 नेक्स्ट पेज पे। ओहो, आज सब गड़बड़ हो रहा है। देखो
अरे यार ये क्वेश्चन छूट गया, चलो यहीं पढ़ दे रहा हूँ, फिर बैठ जाना पड़ेगा। प्राचीनता के अतिरिक्त युक्तता तथा संविधि की अनुरूपता रूढ़ि के प्रमुख लक्षण है। वैध रूढ़ि का अनुपालन बंधनकारी होना चाहिए, ना कि नैतिक आधार के रूप में अनुपालनीय, क्योंकि विधि के नियम बंधनकारी होते हैं। नैतिकता के नियम वे नियम होते हैं जिनका पालन व्यक्ति इच्छा पर निर्भर करता है। रूढ़ि विधायन के पूर्वगामी होता है, अतः उसे श्रेष्ठ होता है, तथा विधायन को रूढ़ि के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यह सिद्धांत मूल लक्षण किसका है? क्या कहता है? विधायन को रूढ़ि के सिद्धांतों के, विधायन को जो ला होता है उसको रूढ़ि से संबंध कौन सी विचारधारा बताती है? ऐतिहासिक विचारधारा। जो पुरानी विचारधारा होगी वही तो रूढ़ि को विधायन से संपर्क करेगी। तो ये आ जाओ अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फ्रेडरिक कार्ल सेवेग्नी ने संप्रेषित किया। क्या संप्रेषित किया? क्या संप्रेषित किया? कि विधायन ने पूर्व रूढ़ि का स्थान ले लिया है। रुको 2 मिनट वेट कर। अब सेवेग्नी ने संप्रेषित किया है कि क्या किया है? विधायन ने पूर्व रूढ़ि का स्थान लिया है। रूढ़िगत व्यवहार में अनुकूल विधायन होना चाहिए। रूढ़ विधायन में महत्वपूर्ण नहीं होता है। रूढ़ विधायन के से वरीय होता है। ये किसने कहा? तो इसमें क्या? विधायन के पूर्व रूढ़ि का स्थान है, ये सही है। फिर उसके बाद सेवेग्नी ये कहता है विधायन से पूर्व रूढ़ि को महत्व देता है सेवेग्नी। फिर कहता है रूढ़ि व्यवहार के अनुकूल विधायन होना चाहिए। विधायन का जो ला का निर्माण कर रहे हो वो रूढ़ि के अनुकूल होना चाहिए। सेवेग्नी दिमाग में बता लो, रूढ़ि को बहुत ज़्यादा महत्व देता था सेवेग्नी। और कहता है रूढ़ि विधायन के वरीय है। रूढ़ि को वरीय, विधायन से वरीय। जो रूढ़ियाँ हैं उसको कानून से ऊपर रखा। किसने रखा? सेवेग्नी ने रखा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रूढ़ि के बारे में कौन? सेवेग्नी बहुत ज्यादा। देखो जहां रूढ़ि आएगा सेवेग्नी मार देना तुरंत, ये चीज पकड़ो। रूढ़ वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं। किसने कहा है? सेवेग्नी मार देना। जैसे वो कहता रूढ़ वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं है। विधिशास्त्री ऐतिहासिक समर्थक विधिशास्त्री सेवेग्नी का मत है कि रूढ़ वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार। सेवेग्नी ने विधि के ऐतिहासिक विकास का प्रतिपादन करते हुए लोक चेतना का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब आ जाओ, क्या है कि रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। रूढ़ि को निश्चित होना चाहिए, रूढ़ि को युक्त होना चाहिए। रूढ़ि का निरंतर अनुपालन आवश्यक है। यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। यही सी वाला गलत हो जाएगा। रूढ़ि को संविधि के समरूप होना चाहिए, ये भी सही है। रूढ़ि को युक्त होना चाहिए, रूढ़ि को निश्चित होना चाहिए। तो इसमें देख लो, पढ़ लो। क्या है? रूढ़ि के आवश्यक तत्वों से एक तत्व निरंतर है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका निरंतर अनुपालन किया जा रहा। अपवादिक स्थिति में रूढ़ि का पालन यदि नहीं किया जा रहा या पालन करना संभव नहीं भी रहता है तो उसकी निरंतरता समाप्त नहीं हो जाएगी। जैसे मेसर वर्सेस डीन के बाद में कुछ समय, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ समय के बाद कुछ समय के लिए भूमि में जलमग्न होने के कारण मछुआरे जाल सुखाने के अधिकार को प्रभावित नहीं माना जाएगा। अब आ जाओ, क्वेश्चन कौन सा है कि वैध प्रथा का आधारभूत तत्व नहीं है प्राचीनता। वैध प्रथा है तो प्राचीनता तो रहेगी ही रहेगी, निरंतरता भी रहेगी। आवश्यक तत्व नहीं है, शांतिपूर्ण उपयोग भी, अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। विद्यमान रूढ़ि के आवश्यक तत्व निरंतरता होनी चाहिए। वैध में संविधियों की अनुरूपता होनी, तर्कसंगत होनी चाहिए, ग्राह्यता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग होने चाहिए। सेवेग्नी तथा सर हेनरी मैन ने ऐतिहासिक शाखा के विधिशास्त्रियों ने रूढ़ि को ही विधि का प्राथमिक स्रोत माना। ये इंपॉर्टेंट है। रूढ़ि को ही प्राथमिक स्रोत किसने माना? सेवेग्नी और हेनरी मैन ने। रूढ़ि के प्रथा से संबंधित सिम्पसन वर्सेस बेल्स का केस, ये खूब इम्पॉर्टेंट। मुसम्मता सुबहानी वर्सेस नवाब का केस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाबा नारायण बनाम सबूता का केस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रूढ़ि का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? असुसंगतता।
तुरंत देखने से पकड़, निश्चितता होनी चाहिए, प्राचीनता होनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए, अनिश्चितता नहीं मायने रखेगी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? ये छोड़ दो, विधि का आवश्यकता तो ये भी पढ़ लेना, आवश्यकता तो इसको भी छोड़ दो। अब ये आ जाओ 14। न्याय को दो भागों में, वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय में किसने विभाजित किया? अरस्तु ने विभाजित किया था। यह इंपॉर्टेंट है। वितरण करना और सुधार करना न्याय में, न्याय को वितरित करना, फैलाना और सुधार करना किसने बताया? अरस्तु ने। डिस्ट्रीब्यूटिव बताया और रिस्ट्रोएक्टिव बताया, रिस्ट्रोट्रैक्टिव बताया। ये किसने बताया? ये बताया अरस्तु ने। रिट्रोएक्टिव बताया, ठीक है, के अनुसार वितरणात्मक होना चाहिए तथा न्याय नागरिकों के मध्य धन सामान्य आदि के संबंध में सुधारात्मक न्याय, इसको भी ठीक है। तो अरस्तु ने क्या बताया? वितरण होना चाहिए और सुधार होना चाहिए, वितरण होना चाहिए और सुधार होना चाहिए। किसने? अरस्तु ने बताया। फिर आ जाओ, एक रूढ़ि जिसकी प्राधिकारता एक रूढ़ि जिसकी प्राधिकारता उसकी स्वीकृति तथा बाध्य होने वाले पक्षकारों के मध्य अधिकारों में सम्मिलित किए जाने पर सशर्त आधारित होती है। यह क्या है? यह अभितयात्मक रूढ़ि है। इसको ऐसे ही पढ़ लो। अब डिटेल बताऊंगा, अगर एक एक चीज समझाऊंगा बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन है। सामान्य रूढ़ि को दो प्रकार, विधिक रूढ़ि तथा अभिषयात्मक रूढ़ि। एक रूढ़ि जिसकी प्राधिकारिता उसकी स्वीकृति तथा बाध्य होने वाले पक्षकारों के मध्य करारों में सम्मिलित किए जाने के सशर्त आधारित होती है, अभिषयात्मक रूढ़ि कहलाती है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। एक पूर्व निर्णय के अंतर्गत कही गई या की गई प्रत्येक बात सम्मिलित है जो पश्चातवर्ती आचरण के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है। किसने कहा है? ग्रे ने कहा है। किसने कहा है? ग्रे ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, इसको पढ़ लो, इसका डिटेल पढ़ लिया करो। ग्रे ने क्या कहा? ग्रे महोदय का सामान्य के अनुसार क्या है? न्यायिक पूर्व निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा निर्णय जिसमें विधि का कोई सिद्धांत निहित हो। कीटन क्या कहता है? न्यायिक पूर्व निर्णय न्यायालय का निर्णय है जिसके कतिपय मात्रा में प्रामाणिकता होती है। इसके फलस्वरूप न्यायालय के निर्णय को विधि के सूचक के रूप में उच्च प्राधिकार प्राप्त है। इसको भी छोड़ दो। अब आ जाओ, विधि के स्रोतों की विवेचना करते हैं निम्नलिखित में से कौन कहता है? न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करती है। न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करती है। ये कौन? ग्रे बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है? ये न्यायालय को बहुत न्यायालय क्या करता है? जो संविधि होती है उसमें उसके मृत शब्दों में जीवन फूंक देता है। क्या कहता है? देखो, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? नेचर एंड सोर्स ऑफ ला में कहा है न्यायालय संविधि में मृतक शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करती, जबकि हॉलैंड, सामंड, ऑस्टिन न्यायालय द्वारा निर्मित विधि को वास्तविक विधि नहीं मानते। तो ग्रे न्यायालय को विधि को वास्तविक मानता है, ग्रे न्यायालय को मानता है। ये न्यायालय को बहुत मानता है, न्यायालय इसको बहुत प्रिय है, ग्रे को न्यायालय बहुत प्रिय है। लेकिन जो सामंड थे और ऑस्टिन थे और कौन था? हॉलैंड थे, इनको सबको न्यायालय नहीं प्रिय थे, न्यायालय को नहीं मानते थे, न्यायालय को नहीं मानते, ज़्यादा तहजीब न्यायालय को नहीं देते, लेकिन ग्रे न्यायालय को तहजीब देता। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्या? निर्वाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस अधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करते हैं जिसमें व्यक्त किया है। यह कथन है किसका है? यह कथन सामंड का है। इसको पढ़ लेना, इससे अब ज़्यादा बहुत टाइम हो जाता है। फिर आ जाओ, न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ग्रे ने कहा है। ग्रे न्यायालय को बहुत महत्व देता है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रख लेना। तो जहां न्यायालय को सर्वोच्च मानेगा तो ग्रे ही सर्वोच्च मानेगा, ना कि डाइसी, सामंड, ब्लैकस्टोन ये सब नहीं मानेंगे। पढ़ लो इसका।
विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक तथा समाजशास्त्री दोनों विचारधाराओं के संबंध में अमेरिकी विधिशास्त्री ग्रे ने द नेचर ऑफ सोर्स ऑफ लॉ में यह मत किया, न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करता वरना विधि का निर्माण करते, न्यायाधीश एक विधि के वास्तविक निर्माता है। न्यायिक पूर्व निर्णय के इस सृजनात्मक निर्णयात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक ग्रे ने किया। इंग्लैंड में इस मत के प्रमुख समर्थक कौन थे? डाइसी थे, जिनका मत था कि आंग्ल विधि का अधिकांश भाग न्यायाधीशों, तो डाइसी इसका समर्थक था। लेकिन प्रमुख कौन थे? ग्रे थे। ग्रे किसका? डाइसी इसका समर्थक था। डाइसी कौन था? इसी के साथ था, समर्थक था। तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। ये भी छोड़ दो, ये तो हो गया। अब कौन सा है? ये पढ़ाई दिए हैं, देखो अब क्या है। विधिशास्त्र इस मत का समर्थक नहीं करते हैं कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते हैं। अब देखो, अब इसमें ग्रे मत मार देना, इसमें कौन मारोगे? ड्वार्किन मारोगे, इसमें ग्रे मत मार देना। ग्रे तो समर्थक करता है। ड्वार्किन का यह मत था, इस मत के समर्थक नहीं है कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते, जबकि ग्रे इस मत का प्रतिपादक है। होम्स एवं हार्ट भी इस मत के समर्थक, होम्स हार्ट ग्रे ये सब समर्थक हैं। डवार्किन घोषणात्मक संबंध से है। इसका मत मानने वाला प्रमुख रूप से कोक, ब्लैकस्टोन, ब्लैकस्टोन और कोक को याद रखो बस। अब आ जाओ नेक्स्ट। न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत निम्न में से प्रमुख प्रेरणा कौन है? ब्लैकस्टोन है। न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का प्रेरणा ब्लैकस्टोन को माना जाता है। जस्टिस कोक सामंड इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है। ब्लैकस्टोन के समर्थक कौन है? कोक हैं, सामंड हैं के समर्थक है। उल्लेखनीय न्यायिक पूर्व निर्णय के सृजन या निर्माणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर ग्रे हैं। इतना हो गया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन नहीं थे? ग्रे हैं। ग्रे का घोषणात्मक सिद्धांत का ग्रे समर्थक नहीं है, ये याद कर लेना। घोषणात्मक ये पूर्व निर्णय विधि के नए निर्णयों को निर्धारित करते हैं, जबकि न्यायाधीश नई व्याख्या द्वारा नए नियमों का निर्माण करते हैं, तो इसे घोषणात्मक पूर्व निर्णय की रचना होती है। मेरे विचार से पूर्व निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, ना कि अपवाद, ये कार्डोज कहता है। कार्डोजोज, मेरे विचार से पूर्व निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, ना कि अपवाद। नेक्स्ट आ जाओ। विनिश्चय आधार बाध्यकारी है, इतरोक्ति बाध्यकारी नहीं है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। विनिश्चय का आधार बाध्यकारी है, सही बात है। विनिश्चय का जो आधार है वो बाध्यकारी है, लेकिन इतरोक्ति आफ्टर डिक्टा रेशियो डिसेंडाई पढ़े हो, यह बाध्यकारी नहीं होता है। दोनों सही है। जो आफ्टर डिक्टा रेशियो डिसेंडाई पढ़े हो तो उसमें आप अभी देखो नीचे पढ़ना इसका। देखो क्या कहता है। कहता है कि किसी न्यायिक पूर्व निर्णय के आधार तत्व प्रदान करने वाले विनिश्चय रेशियो डिसेंडाई आधार है तथा इसका न्यायालय अपने निर्णय को घोषित करके आफ्टर डिक्टा कहलाती है। निर्णय आधार प्राधिकारिक बाध्यकारी होते, जबकि इतरोक्ति जो होता है आफ्टर डिक्टा वो बाध्यकारी नहीं होता है। तो रेशियो जो डिसेंडाई होता है, ये रेशियो डिसेंडाई होता है, ये क्या होता है? ये बाध्यकारी होता है, ये बाध्यकारी होता है। और जो क्या होता है? आफ्टर डिक्टा जो होता है वो बाध्यकारी नहीं होता है। ये आफ्टर डिक्टा बाध्यकारी नहीं होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इतरोक्त बाध्यकारी बल लगता है, गलत है। विनिश्चय आधार बाध्यकारी, यही सही हो जाएगा। इसमें कुछ पढ़ाना है नहीं, पढ़ा दिया हूँ। पूर्व निर्णय में निम्नलिखित में से क्या बाध्यकारी? इतरोक्त की निर्णय आधार बाध्यकारी है।
निर्णय आधार, ये भी सही है, चलो ये कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट, ये क्या कहता है, पूर्व निर्णय खान में सोने की तरह है, खान में या विधि रिपोर्टों में तलाशा जाता है। यह विधि दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जिसको पढ़ लो। किसी न्यायिक निर्णय द्वारा किसी सिद्धांत की प्रतिपादन कर दी जाती है, तब वह पूर्व निर्णय के रूप में न्यायालयों का मार्गदर्शन करता है और पूर्व निर्णय प्राधिकार पूर्ण बाध्यकारी होते हैं तथा इनका अनुसरण किया जाना अनिवार्य होता है। अनुसरण के इस सिद्धांत को निर्णयानुसरण का सिद्धांत कहते हैं। उच्च पीठ ने निर्णय निम्न पीठ के निर्णय पर बाध्यकारी होते हैं। बड़ी पीठ के निर्णय को विधि रिपोर्टों की पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया जाता है। निर्णय न्यायालयों द्वारा पक्षकारों पर का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार पूर्व निर्णय खान में सोने की तरह होते हैं, उन्हें विधि रिपोर्ट द्वारा तलाशा जाता है। चलो ये भी सही है, ये भी छोड़ दो। विनिश्चय आधार का गलत अर्थ, विनिश्चय आधार का गलत अर्थ क्या है? विनिश्चय में प्रतिपादित विधि के सभी सिद्धांत। विनिश्चय का कारण न्यायाधीशों द्वारा चुना हुआ विधि का नियम जिस पर विनिश्चय आधारित है, विधि का नियम जिससे दूसरे बाध्यकारी। इसमें यही गलत है। गलत क्या है? विनिश्चय में प्रतिपादित विधि के सभी सिद्धांत थोड़ी विनिश्चय में प्रतिपादित होते हैं। अब आ जाओ, डायसी के अनुसार क्या है? डायसी के अनुसार विनिश्चय आधार के 3 अर्थ लगाए जा सकते हैं। विधि का कारण न्यायाधीशों द्वारा चुने गए विधि का नियम जिस पर विनिश्चय आधारित तथा विधि का नियम जिस पर दूसरे बाध्यकारी मानते हैं अतः विनिश्चय प्रतिपादित विधि के सभी सिद्धांत का विन्यास। अब आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पकड़ा करो, नहीं है। एक सिविल जज का निर्णय उसी न्यायालय के अन्य सिविल जजों पर बाध्यकारी होता है। अभी आगे पढ़ो, ये मुझे गलत लग रहा है, आगे पढ़ो। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। सही है। निर्णयता अनुसरण के सिद्धांत का अर्थ है न्यायिक निर्णयों में बाध्यकारी बल होता है। सही है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है। सही बात है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? यही ए वाला गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? अवधानता के कारण दिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? अवधानता के कारण दिए गए निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। अवधानता गलती के जबकि बाध्यकारी, जबकि ऐसे निर्णय जो संविधान के उपबंधों के उल्लंघन में असंवैधानिक होते हैं। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं और क्षेत्राधिकार के बिना निर्णय अधीन होते हैं तो अवैध हो जाते हैं। ये तो पढ़े ही होंगे सब लोग। पूर्व निर्णय विधि के क्रमिक विकास में सहायता करते हैं। प्रतिलिपिकार एक मूर्त अधिकार है। निर्वाचन की प्रक्रिया में न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं। प्रतिलिपिकार मूर्त नहीं, अमूर्त अधिकार है। ये गलत है, ये अमूर्त अधिकार है। तो पहला सही है और तीसरा सही है। तो आई होप ये हो गया आप लोगों का। अब आ जाओ नेक्स्ट। बड़ा देर हो गया, 1 घंटे हो जाता। बड़ा ये किताब पीडीएफ सही बन नहीं पाता है, वो दिक्कत होता है। भारतीय पूर्व निर्णय संवैधानिक अधिकार क्या है? पूर्व निर्णय का सेक्शन 100 आर्टिकल 141 है। भारतीय संविधान के 141 के अंतर्गत पूर्व निर्णयों की बाध्यता के सिद्धांत को 141 ही कहता है कि न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट जो देगा निर्णय वो सभी जो उसके अधीनस्थ न्यायालयों पे बाध्यकारी होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों पे बाध्यकारी 141 पावर देता है। फिर आ जाओ, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने विनिश्चयों के अवध या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसमें अभी निर्धारित बंगाल यूनिटी बनाम, ये केस को भी इम्पॉर्टेंट है। क्या कहता है बंगाल यूनिटी बनाम बिहार राज्य? इस वाद में कहता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पे बाध्यकारी होते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय पे खुद पे बाध्यकारी नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित किस वाद में प्रथम बार अपने पूर्व निर्णय को निरस्त किया? बंगाल यूनिटी वाला। ये 50 बार क्वेश्चन पूछा है, बंगाल यूनिटी वाला। ठीक,
उसके बाद निम्न में से कौन सा बात पूर्व निर्णय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सज्जन सिंह हो गया, प्रकाश चंद्र पाठक हो गया, और कौन सा हो गया? लिविराज एडरसन हो गया, बंगाल यूनिटी हो गया। तो लिविराज एडरसन मान रहा है, इसकी व्याख्या पढ़ लो। सज्जन सिंह राजस्थान, बंगाल यूनिटी बिहार, और कौन सा? प्रकाश चंद्र पाठक का निर्णय का बाद पूर्व निर्णय से संबंधित, अतः सी सही है। और लिविराज वर्सेस एडरसन का केस लॉर्ड एटिकन का निर्णय है। यह निर्णय विशेष परिस्थितियों या अन्य विचारार्थ के आधार पर दिया गया विनिश्चय, अतः यह साधारण परिस्थितियों की प्रामाणिकता नहीं रखता। चलो इसको भी छोड़ दो, अब आगे आ जाओ। सामान्य के अनुसार उच्चतम विधायन से अभिप्रेत उच्चतम विधायन क्या? संसद द्वारा निर्मित। सामान्य क्या कहता है? उच्चतम विधायन क्या है? सामान्य द्वारा उच्चतम, संसद द्वारा विधि। आज भी आपके यहाँ संसद द्वारा विधि उच्चतम निर्मित विधि है। सामान्य के अनुसार सर्वोच्च विधायन, अधीनस्थ विधायन। सर्वोच्च विधायन वह है जिसका उद्भव राज्य के प्रभु शक्ति से होता है और अन्य विधायी प्राधिकारी निरसित या निकारित या नियंत्रित नहीं कर सकता। भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम सर्वोच्च विधायन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भारत की संसद में पूर्णतया प्रभुता संपन्न होते हुए भी उसके द्वारा अधिनियमित विधि न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यानी कि भारत का संसद सर्वोच्च विधायन श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उसके निर्णय को भारत में चुनौती दी जा सकती है। अब आ जाओ, जो विधायन किसी अन्य विधायी प्राधिकारी द्वारा निरसित, निराकृत या नियंत्रित किए जाने योग्य नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? वो सर्वोच्च विधायन कहलाते हैं। जो किसी द्वारा निर्धारित नहीं होते, वो सर्वोच्च विधायन कहलाते हैं। अधिनियमों के प्रयोजन से प्रतिनिधि प्राधिकारी की विधायी शक्तियों, सशर्त विधायन, हेनरी अष्टम क्लॉज। उसके बाद कौन सा है? 14वां देख लो। देखो इसमें क्या है? अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रातिनिधिक निकाय प्राधिकारी विधायी शक्तियों के प्रयोजन सशर्त विधायन कहलाता है। कुछ विधायन ऐसे होते हैं जिनका निर्णय तो विधायन मंडलों के द्वारा ही होता है, परंतु विधायन को लागू किए जाने के समय स्थान का निर्धारण कार्यपालिका कार्यकारीय विवेकीय शक्ति पर छोड़ दिया जाता। ऐसे विधायन को सशर्त विधायन कहा जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण करने का तरीका नहीं है? तो संसदीय नियंत्रण हो सकता है, न्यायिक नियंत्रण हो सकता है, प्रत्यायोजित विधायन का प्रकाशन हो सकता है। प्रत्यायोजित विधायन को रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा नहीं है। तो प्रत्यायोजित विधायन नियंत्रण के क्या? संसदीय नियंत्रण प्रत्यायोजित विधायन द्वारा संसद द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, संसदीय निरीक्षण में हो सकता है, न्यायिक नियंत्रण द्वारा हो जाता है, विधायन का प्रसारण एवं प्रकाशन हो सकता है। प्रत्यायोजित विधायन के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण का एक तरीका नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, आगमन और निगमन। आगमन और निगमन इसको पढ़ो। ये किसका है? आगमन और निगमन ये किसका है? विधायन। आगमन लिया गया, दिया गया। आगमन और निगमन किसका है? विधायन से संबंधित है। फिर आ जाओ, कोई ऐसी धारणा जो तथ्य छिपाती है या छिपाने का प्रभाव रखती है। एक विधि नियम परिवर्तित हो गया जबकि विधि का शब्द अपरिवर्तित हो गया, तो उसका परिवर्तन उपांतरित को संज्ञापित करने वाली क्या है? ये साम्या है, इक्विटी है। कोई ऐसी धारणा जो तथ्य छिपाती है या छिपाने का प्रभाव रखती है। एक विधि नियम परिवर्तित हो सकता है जबकि विधि का शब्द अपरिवर्तित है। इसका परिवर्तन उपांतरित होने को संज्ञापित करने वाली अभिव्यक्ति साम्या है। अब आ जाओ नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद और विनिर्धार में सभी उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अब निर्धारित विधि भारत के भूक्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। ए बी सही है, ए बी की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है। अब आ जाओ विधि की संकल्पना। ये कल पढ़ा देंगे, लेकिन इसका 2 क्वेश्चन है इसमें, तो वो पढ़ा दे रहा है। विधिक अधिकार का सिद्धांत किसने दिया? हित का सिद्धांत। विधिक अधिकार संबंधी सिद्धांत, हित का सिद्धांत, इच्छा का सिद्धांत, संरक्षित सिद्धांत, हित का सिद्धांत या इच्छा का सिद्धांत प्रमुख है। विधिक व्यक्ति संबंधी प्रयोजन सिद्धांत, कोष्टक का सिद्धांत, परिकल्पना, हाफील्ड का, केल्सन का, रियासत का, यथार्थ का सिद्धांत, संस्थागत का सिद्धांत। तो इसमें ये हो जाएगा।
विधिक अधिकार के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से दो प्रमुख सिद्धांत हैं? इच्छा और हित का सिद्धांत प्रमुख है विधिक अधिकार में। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से मैंने ये पढ़ा दिया है। आप लोग इसको 2-3 बार वीडियो चला के अपना देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू।